हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पैरेलल रिएक्शन करेंगे। ठीक है, ये हमारा स्टोइकियोमेट्री का लेक्चर नंबर होगा 06। ठीक है, लेक्चर नंबर 06 में हम लोग आज पैरेलल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग 5th लेक्चर में आपको सिखाए थे सीक्वेंशियल रिएक्शन की किसी भी सीक्वेंशियल रिएक्शन में हम लोग किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, मतलब रिएक्शन को कैसे हम लोग एनालाइज करते हैं क्वांटिटेटिवली। अब हम लोग सीखेंगे पैरेलल रिएक्शन। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि पैरेलल रिएक्शन आखिर होता क्या है। पैरेलल रिएक्शन आखिर होता क्या है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो सीक्वेंशियल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन था बच्चों जिसमें क्या होता है ना कि एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है और जो प्रोडक्ट पहला रिएक्शन में बनता है वही प्रोडक्ट दूसरे रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम कर जाता है। फिर वो कोई अनदर प्रोडक्ट नया बनाएगा, फिर उस सेकेंड रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनता था वो तीसरे रिएक्शन के लिए किसका काम करता था, रिएक्टेंट का काम करता था। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा था कि ये सीक्वेंशियल रिएक्शन में कैसे कैलकुलेशन करना था। अब बात आता पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन किसको कहते हैं बच्चों? तो सीक्वेंशियल रिएक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। सीक्वेंशियल रिएक्शन में होता क्या है कि एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाया और जो पहले रिएक्शन का प्रोडक्ट हुआ वो दूसरे स्टेप में रिएक्टेंट की तरह काम करता है, फिर वो नया प्रोडक्ट बना देगा। फिर जो नया प्रोडक्ट बना फिर से वो तीसरे स्टेप के लिए तीसरे रिएक्शन में रिएक्टेंट बन जाएगा, फिर वो नया प्रोडक्ट बना देगा। तो जब एक स्टेप का या किसी फर्स्ट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट हो वो अगले रिएक्शन में रिएक्टेंट बन जाए और अगले रिएक्शन का प्रोडक्ट जो हो उसके अगले स्टेप के लिए रिएक्टेंट बन जाए, तो इस तरीके के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बच्चों सीक्वेंशियल रिएक्शन। अब आता है पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन में क्या होता है? पैरेलल रिएक्शन में बच्चों ये होता है कि यहाँ पे रिएक्टेंट एक ही होगा। रिएक्टेंट क्या होगा? सेम रिएक्टेंट होगा, लेकिन वो अलग अलग पाथ से दो अलग प्रोडक्ट बनाएंगे। अलग अलग पाथ से क्या करेंगे बच्चों? दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पैरेलल रिएक्शन। मतलब की बात ये कि जब कोई रिएक्टेंट एक ही समय पे पैरेलली दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, दो पाथ से डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए, तो उसको हम लोग पैरेलल रिएक्शन कहते हैं। तो पहले बच्चों में इसका डेफिनेशन लिखना चाहेंगे। तो रिएक्शन, थोड़ा सा आपको डेफिनेशन समझ आनी चाहिए सीक्वेंशियल रिएक्शन और पैरेलल रिएक्शन में, ताकि आपको डिफरेंस मालूम हो ये डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, तो द रिएक्शन विच parallelly form different product through different path ठीक है। जैसा कि हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए, ठीक है, एक एग्जांपल अगर हम पैरेलल रिएक्शन की करें तो ऐसा सोचिए आप कि कार्बन है, ठीक है, कार्बन को जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, कार्बन को जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो ये क्या करेगा, ध्यान से सुनिए। कुछ कार्बन, जितना मोल आप कार्बन लिए होंगे उन्हीं में से कुछ कार्बन जो होगा वो CO में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ कार्बन क्या हो जाएगा, CO में कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ कार्बन क्या हो जाएगा बच्चों, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके का जो रिएक्शन होता है बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल रिएक्शन बोलते हैं। अब ध्यान से समझिए, अभी हम एक्चुअली ये सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं आपको पैरेलल रिएक्शन होता क्या है। ये देखिए पाथ 1 माना जाएगा इसका, ये है पाथ 1, ये है इसका पाथ 2। मेरी बात समझ रहे हैं क्या? तो C+O2 जैसे क्या होता था ना कि अगर आप कार्बन लेते हैं तो जितना आप कार्बन लिए अगर उसको एक्सेस ऑक्सीजन देते तो सारा का सारा कार्बन किस में पर कन्वर्ट हो जाता, CO2 में कन्वर्ट हो जाता। मतलब वहां पे CO का कंसीडरेशन हम लोग नहीं करते। अगर कोई कहता है कि ये कार्बन जो है O2 के लिमिटेड सप्लाई के साथ रिएक्शन करता है, O2 के लिमिटेड सप्लाई के साथ रिएक्शन करता है, अगर लिमिटेड सप्लाई के साथ रिएक्शन करेगा बच्चों
तब यहाँ पे क्या होगा, CO बनेगा। लेकिन कंप्लीटली जितना भी कार्बन था सबका सब किस में कन्वर्ट हो जाता, CO में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे ओरिजिनली आप देख रहे होंगे क्या हो रहा है कि जितने मोल कार्बन लिए, मान लीजिए कि आप इसमें 5 मोल कार्बन ले लिए, तो 5 मोल कार्बन में से ही उसी समय कुछ मोल कार्बन CO बना दिया और कुछ मोल कार्बन CO2 बना दिया। तो इसी को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, पैरेलल रिएक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, पैरेलल रिएक्शन। एक और आप समझिए, ऐसे इसी को कोई ऐसे भी समझ सकता है। अगर इसी को कोई ऐसे लिखे तो 2 बार लिखेगा, क्या करेगा, वो कहेगा क्या, एक बार कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो ये CO बनाया। हम जब सवाल सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से नहीं लिखेंगे, 2 अलग अलग रिएक्शन लिख देंगे। कार्बन CO2 से रिएक्शन किया, क्या बना दिया बच्चों, CO बना दिया। अब अगर इसको बैलेंस करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 लगा देना चाहिए, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये पहला रिएक्शन हो। दूसरा कोई ये कह सकता है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और ये क्या बना दिया, CO2 बना दिया, तो ये हमारा दूसरा रिएक्शन हो जाएगा। तो कैलकुलेशन का तरीका इसमें भी कुछ अलग नहीं होने जा रहा है। हाँ, बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपके पास ये कार्बन और ये कार्बन कुछ अलग नहीं है। जो आपको एक बार दिया गया, चाहे आपको उसका 10 मोल दे दे, 5 मोल दे दे, 20 मोल दे दे, तो उसी 20 मोल में से कुछ मोल कार्बन ये रिएक्शन कर रहा होगा और कुछ मोल कार्बन ये वाली रिएक्शन कर रहा होगा। ऐसा मत सोचना कि 20 मोल CO में कन्वर्ट हुआ फिर से नया 20 मोल CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो जाएगा फिर उसको आप पैरेलल रिएक्शन नहीं बोल सकते। तो इसी रिएक्शन को बच्चों इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसीलिए ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों बात क्या है, सेम है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम दूसरे रिएक्शन की बात करें, एक रिएक्शन आपको और बता रहे हैं, वो है KClO3 का डिकम्पोजिशन। अगर आप इसको हीट करते हैं, ठीक है, KClO3 को अगर आप हीट करते हैं तो ये पैरेलली 2 तरह से टूटता है। पैरेलली कितने तरीके से टूटेगा, 2 तरीके से ये टूट जाएगा। ये बनाता है KCl प्लस O2, देखिए ये क्या बनाएगा, KCl प्लस O2, और दूसरी तरह ये बना देता KClO4 प्लस KCl, ठीक है, ये इस तरीके से बनाता। मतलब की बात ये है कि KClO3 जब टूटता है ना, तो वो KCl के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर सकता है एक पाथ से। ये पाथ 1 मान लीजिए इसका, ये क्या है, ये पाथ 1 है और ये पाथ 2 है। ये पाथ कितना है, 2 है, ठीक है। तो अब देखिए ये पाथ 1 हो गया, ये पाथ 2 हो गया, ठीक। तो ये KCl प्लस O2 बनाया, ये KClO4 और KCl बना दिया। अब सोचिए कि अगर हम लोग जितना मोल KClO3 को हीट करेंगे, जितना मोल KClO3 को हीट किया जाएगा, उतना मोल में से ही कुछ मोल KClO3 पाथ 1 से रिएक्शन कर रहा होगा और कुछ मोल बचा हुआ KClO3 पाथ 2 से रिएक्शन कर रहा होगा। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपको KClO4 निकालना होगा तो आप किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ तो सवाल वही पूछेगा, मान लीजिए पूछ देगा ऑक्सीजन बताइए कितना प्रोड्यूस हुआ। तो हर हमेशा पैरेलल रिएक्शन समझने के लिए आपको यही चीज ध्यान रखना है कि एक ही रिएक्टेंट, मतलब एक ही का मतलब जो भी एक कॉमन रिएक्टेंट होगा, ठीक है, वही क्या करेगा, 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा लेकिन डिफरेंट पाथ से बनाएगा। तो डिफरेंट पाथ कहने का मेरा मतलब यही होता है कि जितना मोल आप टोटल लिए हैं उस रिएक्टेंट का, उन्हीं में से कुछ मोल रिएक्शन अलग पाथ को फॉलो करेगा, मतलब एक अलग रिएक्शन बनाएगा और ये वाली अलग रिएक्शन बनेगी। अब सोचिए अगर इसी को कोई डिफरेंट तरीके से लिखता है ये वाली फॉर्मेट में, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको मिटाएंगे, फिर इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे बैलेंस फॉर्म में। बिना बैलेंस रिएक्शन का कैलकुलेशन बच्चों हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लें ताकि हम इसका बैलेंस रिएक्शन आपको लिख के दिखा सकें। हो गया, चलिए अगर हम अब इसका इसी तरीके से रिएक्शन लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, तो उसी नीचे दिए गए रिएक्शन को जो है ना हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वाली जो रिएक्शन है इसको कोई ऐसे कर सकता था कि पहले पार्ट का जो रिएक्शन है ना वो ये है कि KClO3 जो है वो हीट हो रहा, KClO3 हीट हो रहा और ये बना रहा KCl और ये बना रहा है ऑक्सीजन गैस। अब सोचिए अगर इस सिंगल पाथ वाले रिएक्शन को हम ये पाथ 1 का रिएक्शन लिखें, ये क्या है, पाथ 1 का रिएक्शन है,
तो इसको अगर आप बैलेंस करेंगे तो मेरे अनुसार यहाँ पे 3/2 लगा दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ भी 3 ऑक्सीजन, KCl हो गया। अब पाथ 2 से जो ये रिएक्शन कर रहा है KClO3, ये क्या करता है हीट करने पे, इसका दूसरा पाथ से रिएक्शन होगा तो ये बनाता KClO4 और प्लस बना देगा KCl। आप अगर इसको बैलेंस करना चाहें तो आप यहाँ पे लगा दें 4, तो आप देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 4 KCl हो गया। तो यहाँ पे भी 1 KCl इधर है, 3 KCl यहाँ पे होना चाहिए था, 3 KCl हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे 12 ऑक्सीजन, 4 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 12 ऑक्सीजन, तो ये बैलेंस्ड हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल पाथ से रिएक्शन हो गया। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन, जिसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं या उसी को अगर अलग अलग लिखेंगे, पाथ 1 का रिएक्शन तो वो कुछ ऐसी लिखाएगी, पाथ 2 का रिएक्शन लिखेंगे तो वो कुछ ऐसा लिखाएगा। तो हम समझते बच्चों, पहले आपको पैरेलल रिएक्शन समझ में आ गया हो कि डेफिनेशन क्या है, पैरेलल रिएक्शन हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो ये आपको दिमाग में सेट हो गया होगा। अब हम इसमें कैलकुलेशन सीखेंगे। अब हम लोग क्या सीखेंगे बच्चों, इसके अंदर कैलकुलेशन सीखेंगे। चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन के ऊपर, इसी रिएक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग डील करते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लिया जाए फटाक से, हो गया। चलिए इसी के ऊपर हम एक रिएक्शन देते हैं आपको। एक क्वेश्चन है पैरेलल रिएक्शन का, अगर आप एक क्वेश्चन समझ जाएंगे ना तो बाकी सवाल भी बना सकते हैं। देखिए इसमें कुछ होता ही नहीं, पहली बात तो आप ध्यान रख लें, चाहे अब स्टोइकियोमेट्री में कैसा भी रिएक्शन आए, ठीक है, आप उसमें कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। अगर आप बाकी का पीछे का 5 लेक्चर अच्छे से देखे होंगे, ठीक है, तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन करना तो पीछे ही सीखे है ना, यहाँ तो बस हम लोग कुछ कुछ चीज एडिशनली कर रहे हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को आप करना है, कह रहा क्या कि इफ 6 मोल ऑफ KClO3 is heated, 6 mole of KClO3 is heated according to the following reaction, calculate the mole of KClO4, calculate the mole of KClO4 produce if mole of O2 produce R3। ठीक है, आपको रिएक्शन वही वाली दी हुई है, KClO3 को जब हीट किया गया तो ये बना है KCl और ये बना 3/2O2। ठीक है, ये पार्ट 1 का रिएक्शन है। दूसरा कह रहा कि 3 टाइम्स KClO3 को हीट किया गया है और बना रहा है KClO4 3 टाइम्स और ये बना रहा आपका KCl। इसके बारे में आपसे पूछा है, देखिए इसके बारे में आपसे पूछा है। तो यहाँ पे भी देखिए 2 रिएक्शन है, यहाँ पे भी है 2 रिएक्शन, और आपको समझ आ जाएगा कि पैरेलल रिएक्शन है कि नहीं है। रिएक्टेंट बच्चों दोनों रिएक्शन में क्या होगा, सेम ही होगा। रिएक्टेंट दोनों रिएक्शन में क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। एक भी प्रोडक्ट अलग हो गया सेम रिएक्टेंट रखते हुए तो समझ जाइए वो पैरेलल रिएक्शन है। वो पैरेलल रिएक्शन है जो कितने पाथ में प्रोसीड कर रहा है, तो जितना बार रिएक्शन लिखा हुआ रहेगा। तो इसको 2 तरीके से लिखने का तरीका होता है पैरेलल रिएक्शन को। एक तो हम लोग एक बार लिखे, कॉमन एजेंट दिखा दीजिए, उतना पाथ दिखा दीजिए, ऐसे करके आप उतना पाथ दिखा सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे करके भी देना तो उसको आप सिंगल ऐसे लिख लीजिए। अब हमारे लिए ये भी एक सिंगल रिएक्शन ही हो गया और हमारे क्वेश्चन में 2 सिंगल रिएक्शन हो गए। 1 मिनट, चलिए तो हम लोग कर रहे थे ये सवाल, मतलब जब काम करो ना तभी लोग डिस्टर्ब भी करते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग ये कह रहे थे कि चूंकि यहाँ पे 2 रिएक्शन दिया हुआ, दोनों का रिएक्टेंट सेम है
और बनने वाले प्रोडक्ट में से एक भी प्रोडक्ट अगर अलग आ गया ना तो समझ जाओ वो पैरेलल रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखो KCl है, इसमें O2 बना है, इसमें KClO4 बन गया, तो रिएक्शन तो अलग है। अब देखिए इसमें कोई कहेगा कैसे निकालें, अब ध्यान से समझिए इसको करना कैसे होगा। आपसे पूछा है कि टोटल KClO3 का 6 मोल हीट कर रहे हैं। अब देखिए होगा क्या कि पेपर पर हम भले ही इसको KCl अलग दिखा दिए, इसको KCl अलग दिखा दिए, लेकिन ओरिजिनली में क्या हो रहा होगा ध्यान से समझिए। ओरिजिनली तो ये होगा कि आप एक पैन लेंगे, मतलब पॉट लेंगे, ठीक है, उसके अंदर आप KClO3 सॉलिड होता है, KClO3 क्या होता है, सॉलिड होता है, आप इसको रख देंगे, आप इसको क्या करेंगे, रख देंगे। अब इसी को क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो जितना है यहाँ पे 6 मोल KClO3 लिया गया, 6 मोल KClO3 लिया गया। अब सोचिए कि आप तो टोटल KClO3 को हीट कर रहे हैं, अब होगा क्या, इसमें से जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा तब ये देखा गया कि इसमें से तो एक गैस निकल रहा था, एक क्या निकल रहा था, गैस निकल रहा था, जो कि रहा होगा ऑक्सीजन गैस, ठीक है। दूसरी चीज जब यहाँ पे देखा गया आफ्टर रिएक्शन अगर मैं बात करूं, चलिए यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, तो आफ्टर रिएक्शन क्या होगा पता है, इसको मिटा देंगे, थोड़ा सा समझ लें। आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये है आफ्टर रिएक्शन। देखिए एक्सपेरिमेंट करना और पेपर वर्क करने में फर्क होता है। पेपर वर्क में हम लोग ऐसे ऐसे लिख देते कॉपी पे, लेकिन ओरिजिनली जब आप कर रहे होंगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि जो अब यहाँ पे रखेंगे 6 मोल KClO3, उसमें से कुछ मोल KClO3 यहाँ सट जाएगा, नहीं हम तो KClO2 बनाएंगे, और बाकी कुछ मोल कहेगा नहीं हमको अलग कर दो, हम KClO4 और KCl बना रहे हैं। ऐसा होगा क्या, ऐसा तो होगा नहीं। अब ये KClO3 6 मोल में से कुछ झगड़ा तो करेगा नहीं कि हमको अपना दे दो KClO3 4 मोल या 3 मोल या जो 2 मोल जो भी आए, हम जाएंगे KCl और O2 बनाने, बाकी तुमको जो बनाना बनाओ, ऐसा नहीं होगा। वो कैसे पता चला होगा कि आखिर ये दोनों रिएक्शन हो रहा है, वो ऐसे पता चला होगा बच्चों कि जब हम KClO3 को 6 मोल लेके हीट किए तो आफ्टर रिएक्शन हम लोग जजमेंट करेंगे। हमें ये दिख रहा था कि जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा था ना वैसे वैसे यहाँ पे गैस रिलीज हो रहा था, वो ऑक्सीजन गैस था। और यहाँ पे जब रिएक्शन के बाद जज किया गया ना तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा KCl और एक मिलेगा KClO4। फिर सोचा गया कि आखिर यार ये KCl और KClO4 कैसे आ जाएगा, KCl और KClO4 कैसे आ रहा। तब सोचा गया कि अगर ऑक्सीजन बन रहा होगा, तब सोचे हम ये कि जब KClO3 को हीट करेंगे और ऑक्सीजन बनाएंगे तो जिस समय ऑक्सीजन बन रहा होगा उस समय जो प्रोडक्ट हमारे पास दूसरा सेट करेगा ना वो KCl सेट कर सकता, KClO4 तो सेट कर नहीं सकता। तो यही लिए क्या किया गया ना, तब इसको जब बैलेंस फॉर्म में लिखा गया, मतलब केमिकल इक्वेशन में जो बैलेंसिंग का तरीका होता है कि आपका मास कंजर्व हो जाएगा, तो मास कंजर्व कराने के पर्पज से ये देखा गया कि जब हम ऑक्सीजन लिखेंगे एक प्रोडक्ट तो दूसरा प्रोडक्ट हर हमेशा क्या लिखना होगा, हमें KCl ही लिखना होगा। दूसरी बात कि जब देखता है कि एक प्रोडक्ट KCl है लेकिन ऑक्सीजन नहीं बन रहा, चूंकि KClO4 बन रहा होगा, इसका मतलब सोचा गया कि अगर हम लोग KClO4 और KCl को ही कंसीडर कर लेते हैं, मान लो ऑक्सीजन बना ही नहीं तो भी तो हमारा कंजर्व हो जा रहा है मास। इसका ये मतलब हुआ कि लोगों ने सोचा कि ये जो KClO3 है ना, ये जो KClO3 है ना वो दो तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। कुछ KClO3 जो है वो ऑक्सीजन बना रहा, और कुछ KClO3 जो है कह रहा नहीं हम ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे, हम तो KClO4 बनाएंगे। बाकी KCl दोनों से आ रहा था, बाकी KCl दोनों से आ रहा होगा। तो बच्चों इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके जज किया जाता कि कौन सा कंपाउंड पैरेलली टूटा है, कौन सा नहीं टूटा है। तो आपको पेपर वर्क पे तो ऐसे लिखना है, लेकिन ये ध्यान रहे जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, लैब में जाएंगे तो वो एक्चुअल 6 मोल एक ही जगह पे होगा। अब आपको कंसीडर करना है कि इसी 6 मोल में से कुछ मोल ये रिएक्शन कर रहा होगा, कुछ मोल ये रिएक्शन कर रहा होगा। तो अब हमें क्या करना होगा जो इस तरीके के सवाल को बनाने के लिए, ये बस समझाने के लिए लिखे हैं कि आपको पेपर वर्क कैसे किया जाता है एक्सपेरिमेंट से, वो आपको समझ आनी चाहिए। अब देखिए क्या करना होगा, हमें ये चीज पूछा है, हमें इसके बारे में पूछा। अब सोचिए कि अगर आपको KClO4 पूछता तो आप आराम से निकाल सकते थे, बशर्ते क्या पता होना चाहिए था कि इसका कितना मोल हीट किया गया है, इसका कितना मोल हीट किया गया है।
तो आपको दिया हुआ तो है कि 6 मोल हीट किया गया, तो क्या आप 6 मोल यहाँ पे ले सकते हैं क्या? आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपको समझ आ रहा है ये पैरेलल रिएक्शन है। इसका मतलब इसी टोटल 6 मोल में से कुछ मोल ये वाली रिएक्शन कर रहा होगा और कुछ मोल ये वाली रिएक्शन कर रहा होगा। अगर हम ये निकालने में कामयाब हो गए कि 6 मोल में से कितना मोल ये वाला रिएक्शन कर रहा है, तो हम आराम से निकाल देंगे। सपोज मान लीजिए हम कहते हैं क्या कि इस रिएक्शन में KClO3 का मात्र 2 मोल टूटा है। कितना टूटा है बच्चों? 2 मोल टूटा है। तो अगर इसमें KClO3 का 2 मोल टूट के ये वाली रिएक्शन करता है, तो बाकी 6 में से 4 मोल क्या कर रहा होगा KClO3 का? KCl और O2 बना रहा होगा। अब बताइए कि अगर आपको 2 मोल यहाँ पता चल जाए तो क्या आप इसका मोल नहीं निकाल सकते? आप तो आराम से निकाल सकते हैं। कर देंगे 3/3 गुना कर देंगे 2। देख लीजिए, शायद ये गड़बड़ है ना, ये 4 है, ठीक है। ये 3/4 हो जाएगा गुना 2, तो देख लिया आपका 3/2 मोल इसका आ गया। बात समझ रहे हैं क्या? तो इस तरीके से करना। तो मेन काम हमारा क्या है इस तरह के सवाल में? हमारा मेन काम यही पता करना है कि टोटल रिएक्टेंट में से कितना मोल रिएक्टेंट कौन से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर ये निकालने में कामयाब हो जाइएगा तब तो आपको सवाल में कुछ भी क्यों ना पूछा गया आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग सवाल कैसे करते हैं। तो हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ऐसा मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं लेट x मोल ऑफ KClO3 इन्वॉल्व इन रिएक्शन फर्स्ट। रिएक्शन फर्स्ट में x मोल इन्वॉल्व हुआ। इस रिएक्शन में KClO3 का कितना मोल इन्वॉल्व हुआ बच्चों? x मोल हुआ। अब ध्यान से समझिए, अब तो हमारा काम हो जाएगा। तो मोल ऑफ KClO3 हो गया x, ठीक है। तो अब यहाँ बता दीजिए मोल ऑफ इसका कितना हो जाएगा? तो 6 - x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये सोचना कि अगर x पता चल जाए कहानी खत्म। अब x पता करने के लिए बच्चों कुछ ना कुछ तो वो हिंट करेगा ही करेगा। बिना कुछ हिंट किए हुए x निकलेगा कैसे? इसलिए x निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर देगा। अब क्या देगा वो कुछ लिमिटेशन नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में अभी क्या दिया हुआ। अब देखिए क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन में कहता है कैलकुलेट द मोल ऑफ KClO4। ये तो निकालना है। प्रोड्यूस इफ मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस R3। इसका मतलब देखिए O2 पहले रिएक्शन में बन रहा था या सेकेंड रिएक्शन में बन रहा था? आप कहेंगे पहले रिएक्शन में बन रहा है। तो आप सोचिए कि क्वेश्चन वाला कह रहा है क्या कि ऑक्सीजन जो बना है ना इस पूरे रिएक्शन के दौरान वो 3 मोल बना है। तो बताइए 3 मोल ऑक्सीजन बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रहा होगा वो x मोल ही KClO3 रहा होगा। तो अगर आप अपने पेपर वर्क के अनुसार करेंगे तो आपको क्या लग रहा है? अगर KClO3 का आप x मोल हीट करते हैं तो ये x मोल बनना चाहिए, ये x मोल बनना चाहिए या कुछ और बनना चाहिए? ये बन जाएगा 3x/2 मोल। और ये कितना बनना चाहिए? x मोल। खैर इसकी जरूरत है नहीं, लेकिन हम बता सकते हैं कि अगर x मोल हीट करेंगे तो इसका x मोल बनेगा और इसका 3x/2 मोल बनेगा। वो कैसे करते हैं बच्चों? तो अभी भी वही कहानी है। अगर आप इसका मोल निकालेंगे तो इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट फिर इसका मोल। अगर इसका निकालेंगे तो इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट इनटू इतना। और ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि कोफिशिएंट हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जब 1 मोल KClO3 पूरा का पूरा टूटेगा, फिर देखिए हम बात क्या यूज कर रहे हैं, पूरा का पूरा टूटेगा, तब जाके x मोल KCl बनेगा, मतलब 1 मोल KCl बनेगा, 3/2 मोल O2 बनेगा। अब यहीं पे देखिए और क्या कर सकता था, अगर और एडिशनल करता तो हो सकता था कि इस रिएक्शन का परसेंटेज आपको दे देता, परसेंटेज यील्ड दे देता। तो आप क्या करते? पहले परसेंटेज यील्ड इतना निकालते फिर उसको इक्वेट करते। तो यही चीज हम बच्चों बार बार बोलते हैं कि एक ही सवाल के अंदर ढेर सारे कंसेप्ट यूज किए जा सकते हैं। आपको इंडिविजुअली कंसेप्ट को सीख लेना है, फिर जहां पे वो टर्म दिखे उसका कंसेप्ट वहीं पे यूज कर दीजिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब बताइए अगर ये 6 - x मोल बना है तो आप ये बता सकते हैं कि इसका कितना मोल बना होगा? तो इसका मोल बना होगा 3/4 गुना कितना बटा? 3/4 गुना 6 - x। आंसर तो आ गया, बस x निकालना। आप सोचिए x कैसे निकालेंगे? इसका भी आप निकाल सकते हैं मेरे समझ से। इसका बन जाएगा 1/4 गुना 6 - x। खैर पूछा नहीं है, अगर पूछता तो हम देखते जरूर। ऐसे और भी कुछ पूछा है क्या?
अरे सवाल तो बताए नहीं। अच्छा, कैलकुलेट द मोल ऑफ KClO फॉर्म प्रोड्यूस। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम अब करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार आप क्या करना चाहेंगे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन के अनुसार ये कह रहा है कि ऑक्सीजन गैस 3 मोल बना है और आप कह रहे हैं कि मेरा 3x/2 बनेगा, तो दोनों तो ऑक्सीजन के मोल के बारे में दिख कर रहा है, तो इसलिए दोनों बराबर कर दीजिए। तो आप देखिए x बराबर आपको कितना आ गया, x बराबर आपको कितना आ गया, 2 आ गया। इससे क्या समझ आया आपको, इससे ये समझ आई हमें कि टोटल 6 मोल में से सिर्फ और सिर्फ 2 मोल KClO3 जो है ना वो KCl और O2 बना रहा था, बाकी 4 मोल KClO3 क्या कर रहा था, KClO4 और KCl बना रहा था, KClO4 और KCl बना रहा था। अब यहां से देखिए, अब यहां से आप देखिए क्या हो जाएगा। अब यहां से देखिए x बराबर इतना आ गया, तो अगर x बराबर इतना आ गया, देयरफॉर मोल ऑफ KClO प्रोड्यूस, मोल ऑफ KClO4 प्रोड्यूस बराबर आप क्या रखेंगे, तो बस x का वैल्यू रख दीजिए। ये जगह 3/4 गुना 3/4 गुना 6 माइनस x, 6 माइनस 2, तो ये देखिए 4 से 4 ये कट गया, बराबर कितना आ गया, 4 गुना आ गया। हाँ, अब इसी में लैंग्वेज आपको बहुत अलग अलग यूज कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कभी आपको परसेंटेज कंपोजिशन पूछ देगा कि अगर ये भी बना है, ये भी बना है, तो बताइए KClO4 का कितना परसेंटेज कंपोजिशन होगा, मतलब परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब हुआ कि 100 में से कितना बना होगा। ठीक है, तो लैंग्वेज का कोई कमी नहीं है बच्चों, तरीका बस आप ये ध्यान रखें कि आपको प्रोडक्ट कैलकुलेट करने आना चाहिए, उसके बाद क्या पूछता है उसका कोई मैटर नहीं है। अब देखिए सवाल में ये भी पूछ सकता था कि बताइए दोनों रिएक्शन मिला के KCl कितना बना, दोनों रिएक्शन मिला के KCl कितना बना, तो क्या आप ये नहीं बता सकते टोटल मोल ऑफ KCl प्रोड्यूस कितना होगा। यहाँ पे देखिए x मतलब 2 मोल यहाँ पे बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा कितना, 1 मोल, तो टोटल कितना बना बच्चों, 3 मोल बना। तो आपको KCl और KClO4 का परसेंटेज भी पूछ सकता है, परसेंटेज कंपोजिशन क्या हो सकता है, तो आप इस तरीके से आप कोई भी सवाल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट था बच्चों किसका, पैरेलल रिएक्शन का। आप इसको फटाक से नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। इसको जल्दी से नोट करें। हो गया, अगला सवाल करें। एक और सवाल इसमें देख लेते बच्चों, नहीं तो हम ये सवाल आपको बनाने के लिए दे देते हैं, आप इसको बना के लाइएगा। ठीक है, अगले दिन हम इसको डिस्कस कर लेंगे। पैरेलल रिएक्शन का ये सवाल है। ठीक है, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, फिर आगे क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन। पैरेलल रिएक्शन में आपको लैंग्वेज कुछ भी क्यों ना पूछे, लैंग्वेज क्यों ना पूछे, आपको लैंग्वेज से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए। कंसेप्ट अगर आप समझे हैं तो कोई भी चीज निकाल सकते हैं। जिसे हम बात कर रहे थे ना आपको परसेंटेज कंपोजिशन का, तो परसेंटेज कंपोजिशन हम अभी आपको बता रहे हैं कि कैसे निकलता है। एक और सवाल इसमें हम लोग लिख दे रहे हैं बच्चों, इसको आप बना के लाइएगा। इसमें कह रहा क्या कि A2 + 2B2, A2 + 2B2, A2 + 2B2 मिल के बना रहा है A2B4। ठीक, ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि A2 और B2 वापस मिल के बना रहा है A3B4। आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये रिएक्शन पैरेलल है या नहीं है। जब इसको बैलेंस किया गया है तो ये ऐसे आ रहा है। अब देखिए दोनों में A2B2 ही है, ये बनाया A2B4, यहाँ भी A2B2 है, ये बनाया A3B4, तो इसका मतलब स्वाभाविक प्रक्रिया हो गया कि अगर रिएक्टेंट सेम है और प्रोडक्ट अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग आ रहा है, तो इसका मतलब पैरेलल रिएक्शन है। अब कह रहा क्या कि टू substances A2 and B2, two substances A2 and B2 are allowed
are allowed to react, are allowed to react completely, are allowed to react completely to form A2B4 and A3B4। कंप्लीटली कहने का मतलब समझे बच्चों, परसेंटेज कितना हो गया रिएक्शन का 100%। हम पिछले क्वेश्चन में भी ये डील कर रहे थे कि आपको कोई जरूरत नहीं है परसेंटेज 100% दे, यहाँ कुछ अलग भी दे सकता है, फिर उसको यूज करके आपको प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, A2 and B3 कॉमा देख लिखा है कि मिक्सचर लिविंग none of the reaction, mixture living none of the reaction। ठीक, अब कहता है यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट composition of final mixture। ठीक है, when 5/4 mole of A2 and 2 mole of B2 are react। देखिए, फाइंड द फाइनल कंपोजिशन कहने का यही मतलब होता है कि आपको ये बता देना है कि A2B4 कितना मोल बना है और A3B4 कितना मोल बना है। इसको मिक्सर इसलिए यूज करता है बच्चों क्योंकि हम अभी अब तो पहले क्वेश्चन में समझाए थे कंटेनर लेके कि कंटेनर के अंदर ही ये दोनों चीजें मिलेंगी, A2B4 ही वही मिलेगा और A3B4 भी वही मिलेगा, तो ओवरऑल तो मिक्सर हो गया ना फिर ये तो इसीलिए यहाँ पे A2B4 और A3B4 का जब आपसे कभी पूछे ना परसेंटेज कंपोजिशन या कंपोजिशन ऑफ द फाइनल मिक्सर, इसका यही मतलब होता है कि उस मिक्सर में जो चीज बना हुआ है ना, या मिक्स जो चीजें हैं ना, उनकी आपको कंपोजिशन बताने, मतलब आप उसका इंडिविजुअल मास बता दीजिए, आप उसका इंडिविजुअल मोल बता दीजिए, ताकि मिक्सचर का कंपोजिशन पता चल जाए कि इतना मोल ये मिलाया गया है, इतना मोल ये मिलाया गया है, इतना मोल ये मिलाया गया, तब जाके ये मिक्सचर बना। तो हम समझते बच्चों ये आपसे सवाल आराम से बन जाएगा, आप ट्राई कीजिएगा इसको। ठीक है, वरना हम लोग जब लेक्चर नंबर 7 शुरू करेंगे ना तो पहले इस सवाल को हम लोग बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन करेंगे, वही मिक्सचर वाला, कि मिक्सचर को एनालाइज कैसे करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल लगभग फिर से ये स्टोइकियोमेट्री वाला पार्ट आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन में इतने ही तरह का सब टॉपिक आएगा आपको। ठीक है, और एक एक टॉपिक करके हम लोग सारी चीजों को डील कर चुके हैं। तो ये पैरेलल रिएक्शन का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको आराम से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, वापस हम लोग इसका देखेंगे अगले दिन। ठीक है, तो अगर आंसर आपको चाहिए ना तो आंसर आपको दोनों का A2B4 और A3B4 का दोनों का आंसर 0.5 मोल है। ये भी 0.5 मोल बनता है और ये भी 0.5 मोल बनता है। आप इसको ट्राई करके आना। ठीक है, तो आज की लेक्चर यहीं पे स्टॉप की जाती है, बाकी हम लोग लेक्चर नंबर 7 करते हैं नेक्स्ट डे।